नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोपाउंडेड बाय, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, ल्यूका पिकोली। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ल्यूका पिकोली है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइस राइज आर ट्रीटेड इन डैश अकाउंटिंग। प्राइस राइज की बात करें तो नो डाउट किसकी बात करेंगे? इन्फ्लेशन की, तो करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिश्ड अकाउंट? बैलेंस शीट पब्लिश होती है, पीएल अकाउंट पब्लिश होता है, बट क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश होता है? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा टू, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज अ, कैश बेसिकली क्या है? असेट है, और अगर कैश असेट है तो वो किस तरह का अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट अकाउंटिंग डील्स विद द आइटम्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, मॉनेटरी टर्म्स में हम चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्लियर? एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो आइटम या वो ट्रांजेक्शन ही आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी है। जो आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो आप बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। क्लियर? इसके अलावा हम एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमने इंडिविजुअली क्लासेस अपलोड की हुई है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वो सारी क्लासेस आप ज़रूर से कंप्लीट कर लेना क्योंकि वो सारी क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। एंड इसके अलावा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे भी हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड वो क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? जहां पे हम असेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। क्यों? नॉर्मल वियर एंड टेयर की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। कि आप कॉस्ट ऑफ कि असेट की कॉस्ट को आप थोड़ा थोड़ा करके अलोकेट करते हो, और ये अलोकेशन बेसिकली नॉर्मल वियर एंड टेयर की वजह से होता है, नॉर्मल यूज की वजह से होता है। नेक्स्ट, अंडर एन्यूटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, एन्यूटी मेथड में हमेशा याद रखना कि जो अमाउंट है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, सारे फॉर ऑल ईयर्स वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो उसमें भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डब्ल्यूडीवी की बात करें तो उसमें हर साल डिक्रीज करता है, बट एन्यूटी मेथड में भी क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द ईयर्स। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट इज शोन एज, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, और अगर हमने एडवांस में पे किया तो ये हमारे लिए क्या होगा? करंट असेट। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, करंट असेट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रेडिटेड इन, अब देखो बेसिकली प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है कि जब हमें इस करंट ईयर में कुछ अमाउंट डेटर से नहीं आने की एक्सपेक्टेशन होती है तो उसका हम प्रोविजन बनाते हैं। दैट इज़ उस लॉस के लिए हम आज से ही खुद को प्रिपेयर करके चलते हैं। तो ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है वो बेसिकली हम लोग पीएल में कहाँ दिखाते हैं? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और साथ ही साथ हम इसको बैलेंस शीट में अपने डेटर से लेस करके दिखाते हैं। अगर आप इसको लेस नहीं करें तो आप इसको लाइबिलिटी साइड भी दिखा सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो उस केस में देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ क्रेडिट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में, और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, नन ऑफ दीज, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट कहीं पे भी क्रेडिट नहीं होता बल्कि ये डेबिट होता है पीएल अकाउंट में, या हम इसको बैलेंस शीट में डेटर से लेस करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर्स आर क्रेडिटेड विद, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग तब होगा जब फिक्स्ड कैपिटल भी बना हो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बना हो। जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है वहाँ हम फिक्स्ड अकाउंट भी बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, रेम्यूनरेशन भी आता है, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, देखो इंटरेस्ट कब मिलता है पार्टनर्स के कैपिटल पे? जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन हो। देखो ना, हम लोग इसको कभी भी ट्रेडिंग एंड पीएल का पार्ट थोड़ी बनाते हैं, हम इसको किसका पार्ट बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन का। इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तब कंपनी पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, एन एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि सिंपली इफ इन केस मान लो ए की भी जनरल स्टोर है और बी की भी जनरल स्टोर है,
इन दोनों को पता है कि अगर वो लोग जनरल स्टोर के बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाएंगे तो इन रिटर्न 10% तो उनको गारंटी मिलना है, मतलब ए को भी 1 लाख मिलेगा, बी को भी 1 लाख मिलेगा। बट इफ इन केस मान लो ए 1 लाख की जगह 1,20,000 कमाता है ड्यूरिंग द ईयर और बी फिर भी 1 ही लाख कमा रहा है, तो इसका मतलब ये जो 20,000 वो एक्स्ट्रा कमा रहा है इस सेम बिजनेस से, उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये कब होता है? जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट तब लेते हैं जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। 1 लाख तो सब लोग कमा ही रहा है, बट हम कितना अर्न करें? 1,20,000। तो ये जो 20,000 हम ज़्यादा अर्न करें वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड्स हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पे। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर पेड टू द प्रमोटर्स अकाउंट इज डेबिटेड। अगर हम शेयर्स पे कर रहे हैं किसको? प्रमोटर्स को, तो टू इक्विटी शेयर तो होगा, बट डेबिट कौन सा अकाउंट करते हैं? गुडविल अकाउंट। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के बारे में सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी इस तरीके की बनाएंगे और उसको फिर रजिस्टर कराते हैं। तो कंपनी के बारे में सोचने से लेकर के उसके रजिस्ट्रेशन तक के प्रोसेस में जो लोग जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स को कंपनी शेयर्स पे कर रही है तो एंट्री होती है गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, गुडविल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अब देखो, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो सिंपली वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जहां हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है। वैल्यूएशन मतलब जहां हम अपने फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्योंकि एसेट की वैल्यूएशन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे भी करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पे भी करते हैं। बट क्या फ्यूचर वैल्यू पे हम कभी भी फाइनेंशियल एसेट की वैल्यूएशन करते हैं? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा, इट इज नॉट अ वैल्यूएशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी अगेंस्ट द इंटायर इशू इज। आप सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि जितना अमाउंट ऑफ शेयर इशू हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ शेयर इशू हो रहा है उसमें से कम कितना सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी शेयर इशू कर पाएगी। अगर मान लो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाती तो उस केस में क्या होगा? वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। क्लियर? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है 90% की, कि कम से कम 90% अगर इंटायर अमाउंट ऑफ इशू का सब्सक्राइब्ड होगा तो ही कंपनी शेयर्स इशू कर पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, गैप स्टैंड्स फॉर, गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। कब रिडीम्ड हो सकता है? ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, इवन इफ दे आर पार्टली पेड, आफ्टर काउंट परमिशन, ऑल ऑफ द अबव। प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडीम करना है, दैट इज उसका पेमेंट करना है, या हम कह सकते हैं रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो फुल्ली पेड होगा। दैट इज अगर 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था और पब्लिक ने हमें उसके बदले 10 रुपये दिया है तभी उसका रिडम्पशन पॉसिबल है, अदरवाइज उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रोविजंस आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, बोथ नन। सबसे पहले तो समझो कि व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजन मतलब होता है कि अगर कंपनी को कोई एक्सपेक्टेशन है कि उसके फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं तो वो उसके लिए आज से प्रिपरेशन करके चलती है। जैसे इफ इन केस मान लो हमें पता है कि फ्यूचर में हमें MBA परस्यू करना है और MBA के लिए हमें कम से कम 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? आज से ही उसका कलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इतना पैसा फ्यूचर में लग सकता है। वैसे कंपनीज क्या करती है या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए वो आज से ही कुछ पैसा इकट्ठा करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। जैसे अगर मान लो डेटर्स हैं, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये 1,000 का जो डेटर है ये अगले साल हमें पेमेंट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा बैड डेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? करंट ईयर से ही इस 1,000 के लिए रेडी होकर के चलते हैं, सो दैट अगले साल जब ये लॉस हमें बियर करना पड़े 1,000 का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली। क्लियर? तो अब कह रहा है कि प्रोविजंस हम कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज ऑन प्रॉफिट है? मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट बचा तो उसमें से हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब होता है कि पैसा बचे ना बचे, दैट इज भले लॉस भी हो तो भी आपको प्रोविजन बनाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, क्योंकि प्रोविजन बहुत बार सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में से आप बनाते हो, आप कई बार एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से भी प्रोविजंस बनाते हो। जैसे अगर हमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड हमने किया तो इसके लिए भी तो हम प्रोविजन बनाते हैं, तो वो प्रोविजन बेसिकली क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो प्रोविजन दोनों में से ही बनता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में से भी और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ। नेक्स्ट, द सिस्टम फॉलोड इन पेटी कैश बुक सिस्टम इज। अब देखो पेटी कैश बुक सिस्टम की बात करें तो सिंपली पेटी कैश बुक क्या होता है? जो जनरली मंथ के खर्चे के लिए एक कैश बुक बनाया जाता है। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फिक्स अमाउंट होता है ना, कि हर महीने उनका पूजा एक्सपेंस लगेगा, स्टेशनरी का लगेगा, टेलीफोन चार्जेस लगेगा एंड सो ऑन। तो उसके लिए जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं उनको मिलता है कुछ अमाउंट ऑफ कैश। जैसे हर एक महीने का कैश हमने फिक्स किया कि हम आपको 5000 देंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज उतना खर्चा हमारा हर महीने होता है। तो ये 5000 जो आपके डे टू डे रूटीन के लिए खर्चे होंगे वो आप कहाँ डालोगे? पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक फॉलो करता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम बेसिकली ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है पेटी कैश के लिए। और इम्प्रेस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि यहाँ पे हम एक फिक्स्ड अमाउंट रिजर्व्ड करके रखते हैं। तो इम्प्रेस सिस्टम मतलब सिंपली क्या होता है कि जहां हम एक फिक्स्ड अमाउंट रिजर्व करके चलते हैं, ले करके चलते हैं, दैट इज ये 5000, और ये 5000 हर महीने खर्च करते हैं। तो ये 5000 हर महीने आपका खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि आप उसी खर्चे के लिए जो भी आपके टाइम की रिक्वायरमेंट है, पीरियड की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप ये खर्चे कर रहे हो। तो यही चीज़ बताता है इम्प्रेस सिस्टम में कि हम एक फिक्स अमाउंट ले करके चलते हैं स्टार्टिंग में। मतलब 1 जनवरी को मान लो हमने स्टार्ट किया 5000 से, तो हमें पूरे मंथ में इसका खर्चा करना होता है, और जो बैलेंस बचता है, और फिर अगर मान लो कि 31 जनवरी में इसमें से मेरे पास बैलेंस बच गया 200, तो हम 1 फरवरी को फिर से 5000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, जिसमें से ये 200 तो यही वाला ऐड ऑन कर लेंगे, और बाकी 4800 अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेके फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर महीने हमारा 5000 फिक्स है जो कि खर्चा होना है। अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो आप बाद में ऑर्गेनाइजेशन से ले लेना, और अगर कम खर्चा हुआ उसको आप 5000 से लेस करके रिमेनिंग बैलेंस फिर स्टार्टिंग मंथ में आप ले लेते हो। क्लियर? तो ये किसको फॉलो करता है? इम्प्रेस सिस्टम को। नेक्स्ट, कन्वेंशनली स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक की वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हमेशा याद रखना कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ डैश अकाउंट। अब रिसीवर गिवर की बात कर रहा है तो नो डाउट पर्सनल की बात करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3, पर्सनल। अब देखो इस पे भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे भी हमने क्लास अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, अ परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। देखो परचेज बुक बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक। और जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स होती हैं उनमें बेसिकली अगर हम 4 की बात करें, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, ये चारों रिकॉर्ड करती हैं गुड्स के परचेज सेल को। और वो भी किस गुड्स के? जो क्रेडिट पे, उधार पे परचेज किया गया है या सेल किया गया है। क्योंकि अगर आपने गुड्स कैश में परचेज सेल किया तो वो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। और अगर फिक्स्ड एसेट का ट्रांजैक्शन है तो वो कभी भी परचेज बुक या सेल बुक में नहीं जाता, बल्कि अगर कैश पे परचेज किया है तो वो कैश बुक का पार्ट बनेगा, और अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो वो जर्नल प्रॉपर का पार्ट बनेगा। क्लियर? तो परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिंपली हर वो परचेज जो कि गुड्स की हुई है क्रेडिट पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ दिया है ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर इज। इसका करेक्ट आंसर है सी, 10%। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर्ड इन। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जर्नली हम लोग गुडविल को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इसको भी हम नॉर्मल फिक्स्ड एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। और अगर नॉर्मल फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट करें तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर होगा 2, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, रॉयल्टी अकाउंट इज अ। अब देखो अगर रॉयल्टी अकाउंट की बात करें तो इसका जो बैलेंस आता है
उसको हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एट ईयर एंड। तो क्योंकि हम उसको ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस तरह का अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, दैट इज सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट इज अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बेसिकली ये भी रॉयल्टी में ही की बात कर रहा है, और रॉयल्टी के केस में जो लैंडलॉर्ड होता है उसका जो अकाउंट बनता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रॉयल्टी व्हेन पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इज ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट। अब रॉयल्टी 6 महीने में एक बार पे की जाए या 1 साल में एक बार पे की जाए, हम उसको पीएल में ईयर एंड पे ही ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4 एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हायर परचेज एक्ट वॉज पास्ड in the year 1972. Next, the relationship between the hirer and the hire vendor is that of। अब देखो हायरर और हायर वेंडर बेसिकली यहाँ किसकी बात कर रहा है, हायर परचेज की। हायर परचेज में क्या होता है कि लेट्स से ए ने अपना गुड्स सेल किया है बी को, तो ए कौन है, सेलर कौन है, हायर वेंडर, और जिसने परचेज किया दैट इज परचेजर, वो कौन है, हायरर। यहाँ होता क्या है कि ए ने अगर बी को अपने गुड्स दिए हैं तो मान लेते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट पे दिए होंगे, तो बी जब 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तब जाकर के बी ओनर बनेगा। जब तक बी इसका इंस्टॉलमेंट नहीं करेगा 3 इंस्टॉलमेंट का, तब तक वो गुड्स का ओनर नहीं बन सकता, तब तक गुड्स का ओनर कौन रहता है, ए। तो इस केस में जो रिलेशनशिप है वो बेली एंड बेलर का होता है। क्यों, क्योंकि बी जो हायरर है वो कौन होगा, बेली होगा, और जिसने अपना गुड्स दिया है वो बेलर होगा। और बेलर और बेली का रिलेशनशिप क्या होता है, बेलमेंट में बेसिकली यही होता है कि आप अपना गुड्स किसी सामने वाली पार्टी को देते हो, वो उस पर नेसेसरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके गुड्स आपको लौटा देता है। जैसे इफ़ इन केस मान लो मेरी स्कूटी है, हमने स्कूटी सर्विसिंग के लिए दी, हम हो गए बेलर, और जिसको हमने अपनी स्कूटी सर्विसिंग के लिए दी है वो है बेली। उसका काम क्या है, हमारी स्कूटी की सर्विस करके हमें लौटा देगा, पर वो बदले में क्या लेगा, पैसा लेगा। क्लियर। वैसे ही हायर वेंडर और हायरर के बीच में भी तो होता है। ए क्या करता है, अपना गुड्स देता है बी को यूज़ करने के लिए, और बी क्या करेगा, गुड्स यूज़ करेगा और बदले में इसको पैसे देगा, दैट इज ईएमआई, वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा। तो जब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, दैट इज जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक हायरर और हायर वेंडर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, बेली एंड बेलर का। और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है उस केस में हायरर बन जाता है बायर और हायर वेंडर बन जाएगा सेलर। क्लियर। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता तब तक किस तरह का रिलेशन है, बेली एंड बेलर। नेक्स्ट इन द हायर परचेज सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायरर ऑन। अभी हमने ये ऊपर बताया कि जैसे ही लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा वैसे ही गुड्स की ओनरशिप किसको मिल जाएगी, बायर को, दैट इज हायरर को। नेक्स्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर, अगर हायर परचेज सिस्टम है तो गुड्स कैसा होगा, रिटर्नेबल। मतलब अगर आपने किसी भी ईएमआई का, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो उस केस में हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो हायरर से अपना गुड्स वापस छीन करके ला सकता है, दैट इज रीपोजेशन का उसके पास राइट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, रिटर्नेबल। बट अगर मान लो आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया तो उस केस में फिर वो गुड्स रिटर्नेबल नहीं रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द पेमेंट ऑफ द गुड्स इज मेड थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट और पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। बट ऑब्वियस पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में डिफरेंस है। हायर परचेज सिस्टम में ये होता है कि आप आज हमसे गुड्स खरीदते हो पर ओनर बाद में बनते हो, और आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहते हो। जैसे ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो बी ए को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता रहेगा, और जब बी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाएगा ए अपना गुड्स छीन के ले आएगा। बट अगर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो लेट्स से ए ने बी को गुड्स सेल किया तो उसी दिन ए सेलर बन जाता है और बी बायर बन जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि गुड्स सेल हो गया, बट बी क्या करता है कि ईएमआई दैट इज इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है, और अगर बी को इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो ए क्या अपना गुड्स छीन करके ला पाएगा, नहीं। ए के पास ये राइट नहीं होता। ए के पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सके ताकि वो अपना कैश निकलवा पाए। क्लियर। तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जो पेमेंट होता है वो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस पे हम इंस्टॉलमेंट फिक्स करें। क्लियर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम इज गवर्न्ड बाय
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हायर परचेज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि हमने अभी बताया कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गुड्स तुरंत सेल हो जाता है और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, सिर्फ पेमेंट धीरे धीरे होता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज, अंडर डेटर सिस्टम हमने पहले बताया कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी क्या होता है, असेट से रिलेटेड होता है, जहां हम फिक्स्ड असेट, कैश सब ओपनिंग बैलेंस रखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी सेम रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, अब देखो अगर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो बेसिकली ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहा है, जो कि हम लोग जर्नली बनाते हैं किस पे? एट इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर? तो इसका जो डिफरेंस होता है ना बोथ साइड का, जैसे डेबिट और क्रेडिट है तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, चाहे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, चाहे तो वो ग्रॉस लॉस को शो करेगा। तो क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को शो कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो इसका मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, इन फॉरेन ब्रांच फिक्स्ड असेट शैल बी कन्वर्टेड एट, अब देखो अगर फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो फिक्स्ड असेट्स हमेशा कन्वर्ट किया जाता है उस डेट के रेट पे जिस डेट पे आपने फिक्स्ड असेट परचेज किया है। क्लियर? तो देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया एवरेज रेट, ओपनिंग रेट, रेट ऑफ द डेट ऑफ परचेज और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, रेट ऑफ द डेट ऑफ परचेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? स्टैट्यूटरी मतलब मैंडेटरी। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि सबमिट करना ज़रूरी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी इस पे हमने डिटेल क्लास डाली है, पूरा फुल लेक्चर अपलोड किया हुआ है जो कि आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी हमने डील किया और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ हमने बताया था कि अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये मैंडेटरी है, बट किन के लिए? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। एंड साथ ही साथ ये मैंडेटरी है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो 50 करोड़ से। क्लियर? बट क्या सबके लिए मैंडेटरी है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो ही तो चीज़ आती है, एक इनकम स्टेटमेंट आती है और एक पोजीशन स्टेटमेंट आती है। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल एंड पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। तो इन तीनों का ही हमें एनालिसिस करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, करंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, बट क्या फर्नीचर है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, फर्नीचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस? अब देखो अगर रेशियो एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली इनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है यूजफुल इन कंट्रोल, ये तो सही है। यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, ये भी सही है। यूजफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस, ये भी सही है। बट यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश को मैनेज करने के लिए क्या हम रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, द आइडियल लेवल ऑफ क्विक रेशियो इज, क्विक रेशियो का आइडियल लेवल 1:1, दैट इज 2। और क्विक रेशियो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? क्विक रेशियो इसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इतना इनफ असेट्स है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे। क्लियर? तो आइडियल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, दैट इज 2। नेक्स्ट, एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड, बेसिकली एक्टिविटी रेशियो किससे रिलेटेड होता है? टर्नओवर रेशियो से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70% देन नेट प्रॉफिट विल बी, अब देखो होता क्या है कि हम लोग जनरली जो देखें हैं ट्रेडिंग पीएल, उसमें हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, यही ना? बट इनके बीच में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर बिजनेस है उससे एक्चुअल में कितनी इनकम आ रही है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे फिर इन केस मानो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट जो हम अर्न करें क्या ये हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। जैसे अगर मान लो बैंक में हमने अपना पैसा रखा, उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या ये हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। जैसे मान लो कंपनी ने किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, किसी और कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ,
तो क्या ये हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट बनेगा? नहीं। तो ये हमेशा याद रखना कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70% है तो नो डाउट नेट प्रॉफिट क्या होगा? रिमेनिंग 30%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 30%। नेक्स्ट, टर्नओवर रेशियोज हेल्प्स द मैनेजमेंट इन। बेसिकली जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि वो इवैल्यूएट कर सके एफिशिएंसी, कि किस एफिशिएंसी से फर्म मैनेज कर सकता है एंड यूटिलाइज कर सकता है। दो चीज़ है, किस एफिशिएंसी से फर्म मैनेज कर सकता है और यूटिलाइज कर सकता है अपने असेट्स को। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, प्लानिंग द फाइनेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमने बताया कि इनका काम क्या है? इनका काम है इवैल्यूएट करना एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, दैट इज फर्स्ट। क्या इवैल्यूएट करते हैं? सिर्फ ये इवैल्यूएट करते हैं कि फर्म कितना मैनेज कर सकता है और किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है अपने एसेट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कब पैसा नहीं आ रहा होगा? इशू ऑफ शेयर्स में आ रहा होगा, डिक्रीज इन डेटर्स में भी पैसा आ रहा होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स में खुद सोचो पेमेंट होगा, क्योंकि अगर मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास 4,000 क्रेडिटर्स था और बाद में 3,000 हो गया, इसका मतलब कंपनी ने 1,000 का पेमेंट किया होगा। एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्या है? कैश इनफ्लो है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट? नॉन करेंट एसेट मतलब क्या हो गया? एक तरह से कह लो फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म के लिए जो असेट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, इंटैंजिबल असेट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेस ऑफ फंड? यूजेस ऑफ फंड मतलब जहां पे कैश आउटफ्लो ना हो रहा हो। यूजेस ऑफ फंड मतलब जहां पे आपका पैसा लग रहा हो। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, इसमें तो कैश इनफ्लो होगा। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, अगर किसी ऑपरेशन से लॉस हो रहा है तो इसमें कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, कैश आउटफ्लो होगा। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, अगर आप कैपिटल का रिडम्पशन करो दैट इज पेमेंट करो तो कैश आउटफ्लो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कब हम फंड का यूज नहीं करें, दैट इज कैश आउटफ्लो कब नहीं हो रहा? फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में कैश इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये क्या है? कैश इनफ्लो, क्योंकि अगर डिबेंचर्स इशू करेंगे तो पब्लिक हमें क्या देगी? पैसे देगी। रीपेमेंट ऑफ लोन्स में कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि लोन का पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में भी आउटफ्लो का पैसा जाएगा और क्रेडिटर्स डिक्रीज होगा तो भी पैसा जाएगा, ये भी अभी हम ऊपर समझाए हैं। और वैसे इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया अपनी कैश फ्लो की क्लास पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? फाइनल अकाउंट्स बनाना। ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना होता है और उसके बाद हम ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का काम कभी भी ये नहीं होता कि फाइनल अकाउंट्स बनाए। ऑडिटिंग का काम डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होता है, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स होता है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स होता है, बट फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, करेक्ट आंसर होगा 4, 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? देख लो, हमेशा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। ये किसकी बात करें? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 31 मार्च। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 2011-12 विल बी, जो प्रीवियस ईयर होता है उसके अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। तो अगर 11-12 प्रीवियस ईयर है तो 12-13 क्या होगा? असेसमेंट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, 12-13। नेक्स्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द स्टेटस ऑफ B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा विल बी ऑफ। अब देखो ये यूनिवर्सिटी है तो अगर देखा जाए तो ये कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है, बट स्टिल ये किस तरह का अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट है ना। तो बट ये पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है तो किस आर्टिफिशियल पर्सन के अंडर आएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ आती है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास डाली हुई है जहां हमने पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट विथ एग्जांपल समझाया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्नड। देखो होता क्या है, जनरली हम बताएं कि अगर मान लो हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी अर्न करेंगे ना, उस पर हमें टैक्स देना होता है 21-22 में। क्लियर? करंट ईयर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, पर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे जो आपने इस साल अर्न किया है उसको उस पर आपको इसी साल टैक्स भी पे करना होता है। क्लियर? तो 5 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको करंट ईयर की इनकम पे करंट ईयर में टैक्स पे करना होता है। सबसे पहला तो ये है नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। दूसरा है वो पर्सन जो कि इंडिया छोड़ करके जा रहा हो, दैट इज इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। नेक्स्ट है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए स्टैब्लिश्ड हुए हैं, उनको भी करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करना होता है। एक वो होते हैं जो कि अपने असेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं टू अवॉइड टैक्स, उनको भी करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करना होता है। और लास्ट, अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो आपको भी करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करना होता है। क्लियर? तो ये 5 लिस्ट थी, जिसमें से पहला है नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, दूसरा कौन है, पर्सन लीविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ करके जा रहा है, वो दूसरे में आएगा। तीसरे में आएगा वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बने हो। नेक्स्ट है जब आप अपने असेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो टू अवॉइड टैक्स। और लास्ट है जब आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो। तो इन पांचों ही केसेस में आपको करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करना होता है। बट रेसिडेंट शिपिंग कंपनी के पास ये के ऊपर ये रूल नहीं है, एचयूएफ के ऊपर ये रूल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ये रूल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ हॉस्टल अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड इज, अगर हॉस्टल अलाउंस की बात करें तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और अप टू ये और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर हमसे क्वेश्चन में हॉस्टल अलाउंस ना पूछा होता, एजुकेशन अलाउंस पूछा होता, तो एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ है अप टू 2 चिल्ड्रेन। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 300। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर पर्पसेस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज एक्सेम्प्टेड अप टू व्हाट लिमिट? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 1600 पर मंथ। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ग्रॉस, दैट इज 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एनुअल वैल्यू, कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको डिडक्शन अलाउ होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आफ्टर 1/4/1999 फॉर ओन रेसिडेंसेस। देखो अपने रेसिडेंस के लिए अगर आपने लोन लिया है, पर लोन कब लिया है? 1/4/1999 के बाद, तो उस केस में जो अब मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो है 2 लाख का। ये तो क्योंकि 2013 का क्वेश्चन पेपर है, पर अब तो करंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो करंट ईयर में कितना मैक्सिमम अलाउड है? 2 लाख का, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है। आप लोग लर्न कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा? 2 लाख। बट अगर इन्होंने लोन लिया होता प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, तब कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड होता? 30,000। क्लियर? तो अगर 1999 के पहले लिया है तो इंटरेस्ट अलाउेबल होगा 30,000, और अगर 1999 के बाद लिया है तो 2 लाख। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अलाउड इन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्चा होता है जो कंपनी के बनने के पहले से रिलेटेड होता है। कंपनी जो आपने सोचा, प्रमोटर्स जब सोचते हैं कि अब हम कंपनी बनाएंगे से लेकर के कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने तक के प्रोसीजर में उनका जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक तरह से आप कह सकते हो फॉर्मेशन करने का खर्चा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का एक्सपेंसेस। तो इसको 5 साल में आप राइट ऑफ कर सकते हो। जैसे कंपनी बनी तभी तो कंपनी अर्न करना शुरू करती है, तो आप कंपनी बनने के बाद 5 साल तक इसको इक्वली राइट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, which one of the following expenses is not allowed as deduction under income from business and profession? Audit fees, income tax, depreciation, expenditure on scientific research। बाकी सब तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स इज ऑलवेज
ये हमेशा क्या होगा ना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म गेन होगा। मतलब अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उस पे जब भी आप गेन का कैलकुलेशन करोगे तो वो शॉर्ट टर्म गेन ही आएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ। अब देखो ये तो 2013 का क्वेश्चन पेपर है, बट आज की डेट में बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट हो गई 50,000 की, और नॉर्मल अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं होते तब ये लिमिट कितनी होती है 25,000 की। तो आपको लर्न करना है 50,000। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो आपके प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि रेंट, रेट, टैक्सेस ये फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फिक्स कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन जो पे कर रहे हो वो भी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, जनरली जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो ये प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बेसिकली जॉब कॉस्टिंग यूज होती है। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज नोन एज। अब देखो प्राइम कॉस्ट में अगर हम वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट पे हमने पूरी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, जहाँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रिलेटेड टू कॉस्ट शीट बताए हैं। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना, सो दैट आपका कॉस्ट शीट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ लीफो मेथड इज सूटेबल। अब देखो लीफो मेथड तब ज़्यादा सूटेबल है जब हमारी प्राइस राइज कर रही है, क्योंकि जब प्राइस राइज करेगी तो होगा क्या कि कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो बाद में आया वो नो डाउट ज़्यादा महंगा था, तो उसका COGS क्या होगा? ज़्यादा होगा। और सेल प्राइस तो मार्केट में फिक्स है ना? तो अगर सेल प्राइस मार्केट में फिक्स है और आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस केस में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम आएगी, और क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम आएगी, फॉल करेगी, तो उस पर आपको टैक्स का पेमेंट भी कम करना पड़ेगा। क्लियर? बट इफ़ इन केस मान लो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता कि जो पहले आया वो बाद में जाएगा, तो इन्फ्लेशन के टाइम, दैट इज जब प्राइस राइज होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गुड्स आपने एंटर किए, परचेज किए हैं, वो महंगे होंगे, बट जो स्टार्टिंग के गुड्स होंगे वो क्या होंगे? सस्ते होंगे। यही ना होता है? तो सेल प्राइस तो मार्केट में अभी भी फिक्स है, बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप वो गुड्स बेचोगे पहले जो पहले आपने खरीदे थे, तो उसके लिए COGS क्या होगा? लोअर होगा, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, और क्योंकि टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर? और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम टैक्स को कम से कम पे करें। तो लीफो मेथड कब सूटेबल होगा? जब प्राइस राइज होगा, दैट इज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट यूज होता है? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म और स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, when overtime is required for meeting urgent orders, overtime should be charged to costing PL, charged to overhead cost, charged to respective jobs, to be ignored। इसका करेक्ट आंसर होगा charged to overhead cost। क्लियर? कि ये जो ओवर टाइम है उसको आप कहाँ चार्ज करोगे? ओवरहेड कॉस्ट में ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के, कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का जो भी ओवरहेड कॉस्ट है उसी में आप चार्ज करोगे किसको? ओवर टाइम को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज चार्ज्ड टू, इसको हम कैसे चार्ज और ट्रीट करते हैं? एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिकली किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, जो कि रिलेटेड होता है फैक्ट्री से। तो क्योंकि अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम की, तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ चार्ज होता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट, वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेजेस शीट कौन बनाता है? ये बनाता है पेरोल डिपार्टमेंट। बेसिकली पेरोल डिपार्टमेंट को ही
हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरोल डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और अगर वेजेस शीट की बात करें ना, तो वेजेस शीट का जो दूसरा नाम है वो है पेरोल शीट। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following methods of wage payment is more suitable where equality and accuracy of work is of primary importance? Where quality and accuracy of work is of primary importance. क्वालिटी भी चाहिए और वर्क की एक्यूरेसी भी चाहिए, तो ये होगा टाइम रेट पी सिस्टम पे, क्योंकि वर्क आपका एक्यूरेट भी रहे और क्वालिटी वर्क भी हो। ये कब होगा? टाइम रेट सिस्टम में, कि हमने फिक्स कर दिया कि एक पीस बनाने के लिए हर किसी को 10 घंटे का टाइम लगेगा। जो 10 घंटे से कम टाइम लेगा उसको हम बोनस देंगे, जो 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेगा उसको हम क्या मानेंगे? इनएफिशिएंट, तो उसको हम किसी भी तरह का कोई बोनस पे नहीं करेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइम रेट सिस्टम। लास्ट, अंडर गैंट्स बोनस प्लान नो बोनस पेबल ऑन अ वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस देन। अगर 100% से कम है तो उस केस में गैंट्स बोनस प्लान में आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। बट अगर 100% से ज़्यादा है तो उस केस में आपको पीस वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जितना आपने बनाया है उतना मिलेगा, प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा किसका? पीस वेजेस का। क्लियर? तो ये कब होगा? जब आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हो, मतलब अगर 100% से कम हुई तो उस केस में आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था, एफिशिएंसी इज लेस देन। करेक्ट आंसर होगा 400%। क्लियर? अब देखो, ये पूरा का पूरा डिस्कशन था हमारा रिलेटेड टू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2013 BHO MCOM एंट्रेंस एग्जाम। अब BHO MCOM एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हमने पहले भी इस पे बहुत सारे पेपर्स पे डिस्कशन किया है। 2014 टू 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर्स पे हमने डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि 2010 टू 2013 के क्वेश्चन पेपर पे भी हम जल्दी डिस्कशन करेंगे। बट 2013 का क्वेश्चन पेपर क्योंकि BHO की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, आप जा कर के देखना, वो जो क्वेश्चन पेपर वहाँ अपलोडेड है वो 2013 का क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो यहाँ हमने 2013 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए वो भी आप ज़रूर से देख लेना। अब देखो, इसमें 150 क्वेश्चंस है, तो हमने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया। अब देखो, हमारे पास सिर्फ 120 MCQs आते हैं। पहले क्या था कि पहले पेपर पैटर्न अलग था, इसलिए 150 MCQs आते थे। बट अगर अभी आप करंट ईयर की बात करोगे तो आपके पास जो टोटल MCQs आएंगे वो आएंगे 120, और ओवरऑल पूरा पेपर पैटर्न पे डिस्कशन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है रिलेटेड टू BHO यूनिवर्सिटी। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, CU, CET और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड पेपर पैटर्न डिस्कस किए हैं, जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सारे टॉपिक्स जो कि रेलेवेंट आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए हम इंडिविजुअली MCQ सेशन भी अपलोड करें, जैसे इनकम टैक्स, पब्लिक फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो ऑन। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, बट साथ ही साथ हमने हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एंड ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट है हमारी MCOM प्रिपरेशन 2021 के नाम से, एक प्लेलिस्ट है BHO के नाम से, एक प्लेलिस्ट है DU MCOM के नाम से एंड सो ऑन। हर एक प्लेलिस्ट की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने रिलेटेड टू दैट यूनिवर्सिटी अपलोड किया है वो आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड BHO से रिलेटेड तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड किए हैं वो आपको BHO के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लियर? इसके अलावा हमने MCOM प्रिपरेशन 2021 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और टेलीग्राम चैनल भी बनाया, जहाँ पे आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, PDFs, नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। तो उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट हम जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पूरी डिटेल क्लास अपलोड की है, MCQ सेशन अपलोड किया है, वो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आज के सेशन में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा या कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।